नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं ताइवान के बढ़ते रिलेशंस जापान के साथ और जानेंगे कैसे ताइवान और जापान के बीच में एक वैक्सीन को लेके एक डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश फिर से हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ताइवान को चाइना काफी लंबे समय से, इनफैक्ट 1949 से ही चाइना कहता आ रहा है कि ताइवान हमारा ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है, हमारा ही हिस्सा है। तो अगर यहाँ पे ताइवान और जापान के रिलेशंस बेटर होते हैं तो फिर इससे चाइना को थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इनफैक्ट 2016 के इलेक्शन के बाद से, जब से साई यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं, तब से चाइना का एक स्केप्टिसिज्म जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत समय के बाद किसी सुप्रीम लीडर ने ये कहा है कंट्री के कि ताइवान जो है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है चाइना से, कंप्लीटली डिवॉइड रहेगा चाइना से। जैसे हम बात करें, जून से स्टार्ट हुआ कि एक टेंशन चल रही थी ताइवान को लेके। ताइवान में एक प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि वहाँ पे कोविड-19 का जो आउटब्रेक है वो बढ़ता जा रहा था। जैसे कि पहले तो ऐसा हुआ था कि ताइवान ने इसको कंट्रोल कर लिया था, लेकिन फिर एकदम से ताइवान में इन्फ्लक्स आ गया केसेस का और केसेस बढ़ने लग गए। अब इसके चलते ताइवान के पास वैक्सीन की शॉर्टेज पड़ रही थी और इसी में जापान रेस्क्यू के लिए आया और जापान ने 1.24 बिलियन डोजेस जो हैं वो आइलैंड को सप्लाई की हैं। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन्स यहाँ पे सप्लाई की हैं। तो इसको लेके चाइना जो है वो स्केप्टिकल है। सबसे बड़ी बात है, चाइना की जो साइनोवैक्स है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं हुई और इनफैक्ट उसमें बहुत इश्यूज़ भी हुए। आपको याद होगा कि इंडोनेशिया के 10 डॉक्टर्स जो साइनोवैक्स जिन्होंने ली थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो चाइना की जो ये हेल्थ केयर डिप्लोमेसी है वो भी बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब ताइवान को वैक्सीन मिली तो ताइवान के जो प्रेज़िडेंट हैं और वाइस प्रेज़िडेंट हैं, उन्होंने जापानीज़ में ट्वीट किया और जापान को थैंक किया। इनफैक्ट टोक्यो में आप देखेंगे, जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं मोतेगी, उन्होंने कहा कि एक गिफ्ट है चाइना की तरफ से, एक लंबी पार्टनरशिप का, एक लंबी फ्रेंडशिप का ये आगाज़ है। तो जानेंगे इस वीडियो में एग्ज़ैक्टली कि क्या ये वैक्सीन डिप्लोमेसी है और किस तरह से चाइना को इश्यूज़ हैं और इंडिया कैसे यहाँ पे बेनिफिट ले सकता है। आप स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों में हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोज़ आते हैं सबके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल से का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो बात करते हैं ताइवान जापान वैक्सीन डिप्लोमेसी और देखेंगे इंडिया यहाँ पे कहाँ स्टैंड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1.24 मिलियन डोज़ेज़ एस्ट्राज़ेनेका की कोविड-19 की जो जैब है वो भेजी गई और चाइना ने इसको ब्लॉक करने की कोशिश की। इनफैक्ट चाइना जो है वो चाह रहा था कि इस तरह से टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हमारी हैम्पर ना हो, पॉलिटिकल माइलेज ना मिले, पेंडेमिक में कोई कंट्री पॉलिटिकल बेनिफिट ना उठाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वैक्सीन्स जो हैं वो ताइवान पहुँच गई। इनफैक्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा करने से जापान ने अपने आप को ताइवान स्ट्रेट्स में वापस इंजेक्ट कर लिया है। ताइवान स्ट्रेट्स बेसिकली एक तरह की पॉलिटिकल क्राइसिस रही है। पिछले 50-60 साल से ये क्राइसिस ताइवान और चाइना के बीच में चलती आ रही है, ताइवानीज़ स्ट्रेट में। तो इस जगह पे ये को पॉलिटिकल क्राइसिस है, जैसे कि आप देखेंगे 1949 से ही एक सिविल वॉर के बाद से चाइना जो है वो क्लेम कर रहा है कि ताइवान हमारा ही पार्ट है। उसके बाद 3 यहाँ पे स्ट्रेट में टेंशन्स हो चुकी हैं। ताइवान स्ट्रेट में 3 बार क्राइसिस जो है वो आ चुकी है। इनफैक्ट फिर से कहा जा रहा था कि 2020 में क्राइसिस फिर से आ सकती है। तो यहाँ पे बात है कि चाइना और ताइवान के जो रिलेशंस हैं, अगर अगर वो खराब होते हैं, उसका बेनिफिट जापान जैसी कंट्रीज़ ले जाती हैं, उसका बेनिफिट इंडिया जैसी कंट्रीज़ ले जाती हैं, तो चाइना को काउंटर करना आसान हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे चाइना से काफ़ी क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी पे है और अगर यहाँ पे इंडियन इंडियन एस्टैब्लिशमेंट्स अगर यहाँ पे अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाती हैं, जापानीज़ एस्टैब्लिशमेंट्स आ जाती हैं, तो चाइना को एक थ्रेट जो है वो होगा। अच्छा, अब कई बार ये भी कहा जाता है कि अगर ज़्यादा ताइवान ने और उससे रिलेशंस बनाए तो चाइना जो है वो ताइवान को इन्वेड कर देगा। तो देखो, उसके लिए यूएस हमेशा से रेडी रहा है। यूएस ने कहा है कि अगर किसी भी तरह का ताइवान में इन्वेजन होता है तो हमारी जो फ्लीट्स हैं वो एकदम रेडी हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूएस ने अपना ओकिनावा जो बेस है वहाँ पे लगभग ताइपी से 400 माइल्स की दूरी पर यहाँ पे भी अपने आप को स्टेशन किया हुआ है। इनफैक्ट आप देखेंगे जो ताइवानी स्ट्रेट है यहाँ पे एक मिलिटराइज़ेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। चाइना की मिलिट्री की बात करें, जापान की मिलिट्री की बात करें, हम यूएस की मिलिट्री की बात करें, तो इन एरियाज़ में ये कंट्रीज़ जो हैं अपनी मिलिट्री की प्रेज़ेंस बढ़ाती जा रही हैं, क्योंकि सबको ये लगता है कि नेक्स्ट थिएटर जो कॉन्फ्लिक्ट का होगा वो अब ताइवान बनेगा। और ऐसे में जापान ने एक सॉफ्ट पॉलिसी यूज़ करते हुए, सॉफ्ट पावर यूज़ करते हुए एक वैक्सीन डिप्लोमेसी को स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे आप जापान में आप देख रहे हैं कि जापान ना सिर्फ ताइवान को ये वैक्सीन सप्लाई कर रहा है, जापान एशिया की बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जो क्राइसिस में हैं, वहाँ पे भी वैक्सीन की डोनेशन जो है वो देता जा रहा है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि कंट्री ने कोविड-19 क्राइसिस रिस्पॉन्स इमरजेंसी सपोर्ट लोन जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए स्टार्ट किया है। यहाँ पे वैक्सीन पहुँचाई है, जैसे वियतनाम में, थाईलैंड में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, ताइवान में। तो इस तरह की एशियन जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, उसमें जापान अपनी प्रेज़ेंस बढ़ाता जा रहा है। आइडिया बस यही है कि चाइना को वहाँ पे काउंटर करना है, चाइना को चेक करना है। अच्छा, बात है कि इस डिप्लोमेसी से साउथ ईस्ट एशिया में कैसे जापान पहुँच गया? तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि साइनोवैक जो है वो एक फ़ील्ड
एक्सपेरिमेंट रहा। अब कोई भी कंट्री साइनोवैक वैक्सीन्स लेने में इंटरेस्टेड नहीं है और ऐसे में अगर जापान में जो प्रोडक्शन हो रहा है एस्ट्राज़ेनेका का, वो अगर इन कंट्रीज़ में पहुँच रहा है, तो इनको काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे जापान इस वैक्सीन डिप्लोमेसी से बीजिंग की हेल्थ सिल्क रोड को भी काउंटर कर रहा है। जैसे कि आपने देखा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक मेजर स्ट्रैटेजिकल एरिया है, एक मेजर स्ट्रैटेजिकल पार्ट है चाइना की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का, एशियन डिप्लोमेसी का। उसी का एक सब पार्ट है हेल्थ सिल्क रोड, जहाँ पे चाइना ये कह रहा है कि हम ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी के थ्रू कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस बेटर करेंगे। हमारे जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं वो अलग-अलग कंट्रीज में पहुँचेंगे। हमारा जो भी हम यहाँ पे दवाइयाँ बनाते हैं अपनी कंट्री में, वो अलग-अलग कंट्रीज़ में पहुँचेंगी। लेकिन साइनोवैक के फेलियर के बाद जो कॉन्फिडेंस है इन कंट्रीज़ का चाइना में, वो एकदम खत्म होता दिख रहा है। इनफैक्ट चाइना की जो ग्लोबल रेपुटेशन है मेडिकल गुड्स को लेके, वो बहुत अच्छी नहीं रही है। ना सिर्फ ये चीज़ आपने देखा साइनोवैक का ही केस नहीं था, अफ्रीका में, स्पेन में, यूरोप में चाइना के जो भी कोविड-19 के इक्विपमेंट्स पहुँचे थे, वेंटिलेटर्स पहुँचे थे, वो सब फॉल्टी थे, इनफैक्ट वर्क नहीं कर पा रहे थे। मास्क गए, सैनिटाइज़र्स गए, वो सारे चीज़ जो थे वो फॉल्टी थे। तो इसको लेके जो चाइना की ग्लोबल रेपुटेशन है हेल्थ केयर फैसिलिटी की, उसमें काफ़ी बड़ा डेंट रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात आप यहाँ देखेंगे कि जापान जो है वो कोवैक्स फैसिलिटी के बाहर, जो कोवैक्स इनिशिएटिव है उसके बाहर ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि जापान स्ट्रैटेजिकली कंट्रीज को चूज करके अपने रिलेशंस बेटर करना चाहता है। तभी जापान ने यहाँ पे ताइवान को चूज किया और ताइवान की फर्स्ट कॉल पे ही जो वैक्सीन हैं लगभग सवा जो मिलियन डोजेज हैं वो वहाँ पे इमीडिएटली पहुंचाई। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जापान के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी बेटर होते जा रहे हैं। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ताइवान और चाइना की पुरानी हिस्ट्री चलती आ रही है। दोनों एक ही सिविल वॉर का पार्ट थे, दोनों एक ही जगह से निकले थे। एक बन गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे आज आप चाइना के नाम से जानते हैं, और एक आरओसी बन गया, जिसे आज आप ताइवान के नाम से जानते हैं। और इनके बीच में जो एक ताइवानीज़ स्ट्रेट है, दोनों कंट्रीज़ को अलग करती है, मतलब चाइनीज़ मेनलैंड को ताइवानीज़ आइलैंड से अलग करती है, तो वो एक हमेशा से बोन ऑफ कंटेंशन रहा है, वो हमेशा से एक मिलिटराइज़्ड ज़ोन रहा है, जहाँ पे दोनों अपने-अपनी सॉवरेनिटी को क्लेम करते हैं। ऐसा ही नहीं है, ताइवान साउथ चाइना सी में भी अपनी सॉवरेनिटी या फिर अपने स्टेक को लंबे समय से क्लेम करता आया है। तो ये दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है वो थी, हमेशा से चलती आ रही थी, लेकिन 2016 में जब से साई वहाँ के प्रेज़िडेंट बनते हैं, तब से बहुत ज़्यादा जो क्राइसिस है वो एविडेंट हो गई, क्योंकि साई ने ये कहा कि भई ताइवान जो है वो किसी से डायरेक्शन नहीं लेगा। ताइवान जो है वो अपनी वो एक सॉवरेन कंट्री है, अपनी अलग पहचान वो बनाएगा, वो किसी कंट्री के कहने पे नहीं चलेगा, वो पॉलिटिकली किसी कंट्री से इन्फ्लुएंस नहीं होगा और अपने इंटरनेशनल डिसीजंस को अपने हिसाब से लेगा। और इसको यूएस ने भी सपोर्ट किया है, यूएस भी कहता आया है कि ताइवान एक एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसका एक अपना गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए। इसी के साथ-साथ आप देखेंगे कि इस जापानीज़ डिप्लोमेसी की वजह से जो चाइना और जापान का सेंकाकू आइलैंड वाला क्राइसिस है, वो भी अब आपको थोड़े दिन में बढ़ता दिखेगा। तो अब देखिए, चाइना तो उस पूरे रीजन में ग्लोबल हेजेमनी बनाना चाहता है, लेकिन अब बाकी कंट्रीज़ भी चाइना की इस हेजेमनी को चैलेंज करना चाहती हैं, काउंटर करना चाहती हैं। इसलिए बाकी जो कंट्रीज़ हैं अदर देन चाइना, वो एक एक तरह से टाई अप करके, एक अलायंस बना के, वो इस तरह की चीज़ों को यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं। तो इसी अलायंस के चलते जापान ताइवान टाइज़ की अगर हम बात करें, तो 2021 में काफ़ी डीपन हुए हैं। चाइना ने इंपोर्ट बैन कर दिया था ताइवानीज़ पाइनएप्पल्स का। साथ ही साथ आपने देखा कि जो जापानीज़ लोग थे, उन्होंने ताइवानीज़ फ्रूट्स को खरीदना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ जापान के जो प्राइम मिनिस्टर, जब नए प्राइम मिनिस्टर आए सुगा, और यूएस के प्रेज़िडेंट बाइडेन ने यूएस जापान लीडरशिप स्टेटमेंट में कहा कि ताइवान जो है वो एक सेपरेट कंट्री है, वो उसका एक अपना सेटअप है और हमारा उससे काफ़ी अच्छा रिलेशन है। साथ ही साथ आप देखा कि जापान से आप देखेंगे जापान जो है वो जून से लगभग वैक्सीन सप्लाई करता जा रहा है और इसमें जो दोनों कंट्रीज़ हैं उनके रिलेशन जो हैं वो बेटर होते जा रहे हैं। इनफैक्ट अभी हाल ही में अगस्त में दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक जॉइंट सिक्योरिटी डायलॉग भी हुआ है और इसने कंसर्न रेज़ किए हैं चाइना पे। अब चाइना को लग रहा है, अगर जापान और ताइवान इस तरह से अलायंस बना लेंगे, स्ट्रैटेजिक अलायंस बना लेंगे, तो फिर चाइना की पावर्स को वहाँ पे चेक किया जा सकेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जितने भी टाइज़ हो रहे हैं, अब ये कितने लंबे चलेंगे, इसको लेके भी जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो कुछ एप्रीहेंशन्स देते हैं। वो कहते हैं जैसे ही जापान में सुगा की गवर्नमेंट चेंज होती है, क्योंकि सुगा प्रो ताइवानीज़ रहे हैं, या फिर ताइवान में अगर वापस से इलेक्शंस होते हैं, तो फिर एक क्राइसिस जो है वो फिर से दिख सकती है। मतलब रिलेशन ये ऑल वेदर टाइप नहीं है, ये बहुत छोटे समय के लिए ही शायद आपको रिलेशंस दिखें। अब इसमें आप देखेंगे कि जैसे कहा जा रहा है कि अगर अब जो नेक्स्ट इलेक्शन 29 सितंबर के जो इलेक्शन है, उसमें अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो फिर ताइवान का जो जापानीज़ सपोर्ट है वो वीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप ताइवानीज़ से पूछेंगे, तो 59% ताइवानीज़ ये कहते हैं
कि जापान जो है उनकी फेवरेट फॉरेन कंट्री है। तो मतलब रिलेशंस तो बेटर हैं, लेकिन अब आने वाली गवर्नमेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो कैसे चाइना को साइडलाइन करके अपने रिलेशंस को बेटर करते हैं। वैसे हम देखेंगे, अगर हम ताइवानीज़ की बात करें तो ताइवानीज़ 95% ताइवानीज़ जो हैं वो चाइनीज़ ही बोलते हैं, उनके रूट्स चाइना से ही हैं। लेकिन वो ऐसा कहते हैं, ताइवानीज़ लोग का कहना है कि हमारे जो कल्चर है, हम भाषा बोली ज़रूर हम चाइना की बोलते हैं, लेकिन जो हमारा रहन-सहन का तरीका है, जो हमारा कल्चर है, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो कॉन्सेप्ट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे पर्सपेक्टिव्स हैं, वो बहुत ज़्यादा जापान से मैच करते हैं। तो यहाँ पे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं डायस्पोरा की, तो ये डायस्पोरा वाली बात इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी फ्रूटफुल हो सकती है कि दोनों कंट्रीज़ की जो डायस्पोरा है, वो भी इन रिलेशंस को बेटर करने में हेल्प कर सकती है। अब आगे देखिए, गवर्नमेंट्स के ऊपर है कि गवर्नमेंट इन रिलेशंस को कैसे आगे ले जाते हैं, लेकिन स्केप्टिसिज्म अभी भी है कि रिलेशंस बहुत लंबे नहीं चलेंगे। क्योंकि चाइना जो है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ताइवान की मैनिपुलेट करता रहेगा, वो ऐसी ही गवर्नमेंट इंस्टॉल करना चाहेगा जो एंटी जापान हो। अब चाइना चाहता है कि ताइवान में एक ऐसी सरकार आ जाए जो एंटी ताइवान हो, और जिससे ताइवान और जापान के जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे, बहुत फ्रूटफुल ना रहें। तो देखते हैं आगे एग्ज़ैक्टली कैसा होता है कि कितना चाइना इस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का या कितना इंटरफेयर कर पाता है, कितना बेनिफिट चाइना ले पाता है, या फिर ये रिलेशन जो है अब ऑल वेदर की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो हो सकता है होपफुली आने वाले समय में आप देखें कि ताइवान और जापान जो है वो एक नया एसोसिएशन, एक नया अलायंस टाई करते हुए आपको हर फील्ड में दिखेंगे। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे इस तरह के और टॉपिक्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।